लास्ट टाइम हमने फंक्शंस किए, ठीक है। अच्छा, फंक्शंस के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है? ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स एंड मेथड्स। अब आप ये देखेंगे कि ये स्लोली एंड स्टडी जो है ना, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तरफ जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको कुछ अरसे बाद पता चलेगा कि ये कितनी ऑब्जेक्ट्स को सपोर्ट करती है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को क्या सपोर्ट करती है या नहीं करती, क्लियर हो गया। हम वो चीजें करें जब प्रैक्टिकली हम कर लेते हैं ना, तो फिर हमें याद करने की जरूरत नहीं होती कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करती है कि नहीं। हमें तमाम लैंग्वेजेस का पता है कि कौन सी ऊप को सपोर्ट करती है, कौन सी ऊप को सपोर्ट नहीं करती है। जावास्क्रिप्ट के आगे बहुत सारे जो है वो फंक्शन है, क्या नाम देते हैं, उसकी नई जिद्दत आ गई, जैसे जे क्यूरी के अंदर नॉन डॉट जेएस है, रिएक्ट डॉट जेएस है। बेस किसके ऊपर करती है? जावास्क्रिप्ट के ऊपर। अब ये वही जो हम पहले करते हैं कि रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, उनकी प्रॉपर्टीज भी होती हैं और उनके फंक्शंस भी होते हैं। मिसाल के तौर पर एक ह्यूमन बीइंग है, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? कि उसका कलर क्या है, उसकी एज क्या है, उसका वेट कितना है, ठीक है। ये उसकी प्रॉपर्टीज होंगी। प्रॉपर्टीज को एक दूसरा नाम भी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जब तीनों चारों नाम आ जाए तो इसका यही मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये इस लैपटॉप की प्रॉपर्टीज का जिक्र करूं, तो इस लैपटॉप का मेक कौन है, इसको किसने बनाया? ये डेल का है, ठीक है। फिर इसका वेट कितना है, इसकी हाइट कितनी है, थिकनेस कितनी है, स्क्रीन कौन सी यूज हुई है, ये सारी की सारी इसकी प्रॉपर्टीज है। और मेथड में ये क्या क्या काम करता है, ह्यूमन बीइंग क्या काम करता है, खाता है, पीता है, चलता है, सोचता है, ये सारे उसके मेथड्स हैं, सारे उसके तरीके हैं, ठीक है। कोई भी काम परफॉर्म करना हो, जो जिसको हम इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं ना, ठीक है, एक्शन। ये एक्शन जो है असल में ऑब्जेक्ट की दो ही चीजें होती हैं, एक उसकी प्रॉपर्टीज होती है और एक उसके मेथड। मिसाल के तौर पर रियल टाइम ऑब्जेक्ट एक कार है, तो कार का नेम क्या है? क्या कार का मॉडल क्या है? 500। कार का वेट कितना है? कितना वेट है? कार का कलर क्या है? कितना है? कार का वॉल्यूम कितना है? कितना है? कार की प्राइस कितनी है? ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज होंगे। जबकि मेथड क्या है? कार स्टार्ट होती है, कार को ड्राइव किया जाता है। अच्छा, कार को स्टॉप किया जा सकता है, ब्रेक अप्लाई करके उसकी स्पीड को क्या किया जाता है? कम किया जाता है। एक्सेलरेट करके उसको क्या किया जाता है? उसकी स्पीड को इनहांस किया जाता है। डी एक्सेलरेट करके उसकी स्पीड को कम किया जाता है। और भी कार के बहुत सारे फंक्शन होंगे, कार के बहुत सारे मेथड्स होंगे। तो जो सिंपल हमारा वेरिएबल होता है वो ऐसे ही होता है, कार, ऐसे लिख देते हैं, कार का नाम लिखते हैं, क्लियर है ना? अगर हम इस ऑब्जेक्ट को अगर आपने डिक्लेयर करना है, तो ये देखें उसको कैसे हम करेंगे। चल जा यार, चल जा। ये देखें, आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया आपने, उसका नाम क्या रखा? कार। कार की टाइप क्या है? ये वाला। मॉडल क्या है? ये। अच्छा, ये कलर के आप स्पेलिंग जो मर्जी लिख दें, मैं ऐसे लिख देता, सी आर, कलर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने कलर लिखना है तो सी आर, कार का सी आर पे क्या वैल्यू पड़ेगी? ये कार है, ठीक है। और इसके सी आर पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है? वो क्या है? 5। लेकिन चूंकि नाम अगर हम बिल्कुल सीधे सीधे लिखेंगे ना, तो पढ़ने में आसानी होगी। तो वेरिएबल का नाम इस तरह का रखना है जिससे हमें मतलब फायदा हो, सुनने में, देखने में पता चले कि ये किस चीज के बारे में है।
तो इसका तरीकाकार क्या है कि आपने जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करना है, जावास्क्रिप्ट को क्या करना है, क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपने कांस्टेंट लिखना है और उसके बाद कार। आप कांस्टेंट के बगैर भी करके आपने देखते हैं कि क्या कांस्टेंट के बगैर ये इंप्लीमेंट होता है कि नहीं होता। ठीक है, सिंपल आपने इसी एग्जांपल पे जाके इसको ऐसे करना है तो ये चल जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बड़े अच्छे बच्चे। दीज आर फ्यूचर्स, ये फ्यूचर है हमारा। अच्छा, अब ये है इसका कांस्टेंट अगर हम खत्म करते हैं तो आप देखेंगे ये चल रहा है। ठीक है, फिर भी ये चल रहा है, तो जरूरी नहीं है। कांस्टेंट लिखने से जरा ये है कि वो स्ट्रिक्ट टाइप हो जाती है ना, जैसे एक्सएमएल में स्ट्रिक्ट होता है ना काम वो। ये तो इसमें ये जो ये जो वैल्यू है ना, ये जो ब्रैकेट है, ये बता रही है कि आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। कांस्टेंट लिखने से कोई, जैसे लेट ना लिखे ना लिखे, इसमें आप लेट भी लिख सकते हैं ना, लेट एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 3। अच्छा, इसमें बास का तो ये सेमीकोलन ना भी डाले तो काम चल जाता है, लेकिन आपकी हैबिट होनी चाहिए कि ये सेमीकोलन, ये टर्मिनेटिंग हमारी होती है, टर्मिनेटर हो जाएगा। ठीक है, ये लाजमी आपने इसको किसमें तो वैल्यू नहीं ना चेंज होगी आप इसकी। मैं ये कह रहा हूँ कि जब मॉडल को जो वैल्यू दे दी है ओवरराइट हो जाएगी। ये देखें, ये कार है, ये कार डॉट टाइप इज इक्वल टू, ये देखो, अगर आप इस कहते हैं इसको कांस्टेंट करेंगे तो क्या होगा। नहीं, कार को डायरेक्ट वैल्यू देंगे तो पूरा ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, आप कांस्टेंट की क्या करेंगे। ठीक है, ये कार के ऑब्जेक्ट का एक वेरिएबल लेके आता है, उसको ये ओवरराइड कर देता है, ये वाली स्टेटमेंट। मैं ये कह रहा हूँ कि लेट करने की जरूरत नहीं है, लेट लिखे या ना लिखे। ठीक है, सी के अंदर या सी प्लस प्लस के अंदर आप लिखते हैं इंट एक्स इज इक्वल टू 3 और सेमीकोलन लगा देते हैं, तो एक ही लाइन के अंदर, एक ही स्टेटमेंट के अंदर आप एक वेरिएबल क्रिएट भी कर रहे हैं और उसको असाइन भी कर रहे हैं। आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं इंट एक्स और सेमीकोलन, नीचे वाली लाइन में लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू 3 सेमीकोलन, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, उसमें लेट आप यूज नहीं कर सकते, तो लेट एक्स इज इक्वल टू 3, लेकिन इसके अंदर जब आपने एक्स इज इक्वल टू 3 लिखते हैं, ठीक है, तब भी ठीक है। अब इसमें आप इसका एक वर्ड होता है वेरिएबल, वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू, अब ये वेरिएबल बना रहे हैं, तो लेट भी वेरिएबल के लिए इस्तेमाल होता है। बेसिक डिफरेंस इसमें कोई नहीं है, लिखे वेरिएबल लिखे या ना लिखे, लेकिन वेरिएबल लिख लेने से ये फायदा हो जाता है कि बॉस का पैसे की वैल्यू सेम आ जाती है कि पेज के ऊपर ना, तो फिर डिफरेंस होता है, फिर नाम का डिफरेंस है। फिर कार का ऑब्जेक्ट बनाया तो आपको पता ही है मेरे कार के रिलेटेड है,
स्कूल का ऑब्जेक्ट बनाया तो स्कूल के रिलेटेड होगा, कॉलेज का होगा कॉलेज के लिए, ह्यूमन बीइंग के रिलेटेड होगा तो ह्यूमन बीइंग का ऑब्जेक्ट होगा। फिर उसके जो फीचर्स होंगे वो आप फिर इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो इनको इसके बाद डिस्प्ले करवा दें, इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा दें। ठीक है, डिस्प्ले करने के मैंने आपको कई तरीके बताए हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट से भी होता है, अलर्ट्स भी होता है, और अलर्ट से भी होता है। तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट तो वैसे काफी सारी चीजें इसमें आएंगी। वो कहते हैं इट इज कॉमन प्रैक्टिस टू डिक्लेयर ऑब्जेक्ट्स विद द कांस्टेंट कीवर्ड्स, लर्न मोर अबाउट कांस्टेंट विद ऑब्जेक्ट्स इन चैप्टर जेएस कांस्टेंट। जेएस कांस्टेंट में आपको फिर इसके बहुत सारी चीजें मिलेंगी इसकी, कांस्टेंट किया कैसे आप डिक्लेयर कर सकते हैं। ये देखो जो पहले हमने ट्यूटोरियल्स में थे, लेट कांस्टेंट ऑपरेशन, वेरिएबल डिफाइंड विद कांस्टेंट कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड, रीअसाइंड, इसको फिर असाइन नहीं हो सकती है, लेकिन अब आपके सामने मैंने असाइन किया, वो वेरिएबल असाइन नहीं हो सकता। ऑब्जेक्ट का जो वेरिएबल है वो हम चेंज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का वेरिएबल हम चेंज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, वेरिएबल डिफाइंड विद कांस्टेंट कैन नॉट बी रीअसाइंड। वेरिएबल डिफाइंड विद कांस्टेंट हैव ब्लॉक स्पेस। ब्लॉक स्पेस आपको पता है इनलाइन स्पेस होती है और ब्लॉक स्पेस होती है, तो पूरी की पूरी मेमोरी में उतनी जगह ले लेते हैं, तो इसको मैनेज नहीं करने देता, कोई और वैल्यू नहीं लाने देता। कांस्टेंट पाई है, ये वेरिएबल है, पाई 3.14, पाई प्लस 10। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो उसको वो एरर देगा, लेकिन उसमें उसने एरर नहीं दी। क्लियर हो गया। ऑब्जेक्ट्स के बाद क्या है, स्लो करके चला रहे कोई मत चलो, नहीं ये चलाने तो चला दो, अगर आपको वो लग रही है गर्मी लग रही है। अच्छा, इवेंट क्या चीज है, ये पहली लाइन क्या लिखी हुई है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। जो भी काम HTML में होता है, HTML एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, HTML एलिमेंट इनलाइन होते हैं, ब्लॉक होते हैं, इनलाइन कौन कौन से हैं, जैसे अच्छा अब HTML एलिमेंट्स के ऊपर हम कोई भी चीज है वह क्या करते हैं, मतलब क्लिक करने पे क्या हो, माउस लेके जाए तो क्या हो, माउस वापस लेके आए तो क्या हो। ठीक है, हम ये कहते हैं कि अगर आप इसको सिलेक्ट भी करें ना, अगर आप इसको सिलेक्ट भी करेंगे तो क्या होगा, इवन कि आप ब्राउजर बंद करें तो फिर क्या होगा। कुछ का मैं आपको बताऊंगा कि ये इस तरह एलिमेंट है ना, इवेंट इसको कॉल किया जा सकता है। बाकी सारे वो एक लिस्ट होगी, वो आपने खुद पढ़ने, तरीका एक का मैं बताऊंगा, बाकी सारे फंक्शन ही कॉल करना है और नथिंग, फंक्शन कॉल करना है, लेकिन आपने ये देखना है कि कितनी किस्म के इवेंट्स है। अब इसमें देखें, HTML events are things that happens here। अब एक 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 एग्जांपल कर लेते हैं।
आपने देखा होगा कि यहाँ पे आप अभी ये क्लिक किया ना, मैं कहता हूँ क्लिक करने के बाद वैसे तो हम HREF में क्या देते हैं, URL। मैं कहता हूँ मैंने यहाँ पे URL नहीं देना, वो क्या कि क्लिक करने से ये facebook.com पे चला जाए। तो क्या लिखेंगे, हाँ, यहाँ पे लिखेंगे ऑन क्लिक, ऑन ऑन क्लिक पर क्या करें, ऑन क्लिक पे ये करें, जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है विंडो डॉट लोकेशन, विंडो डॉट लोकेशन। इस पे आपने जो है W3 स्कूल जो है ये W3 स्कूल पे चला गया, ठीक है। इसको मैंने सेव किया, क्लिक के ऊपर क्या करें ये, अब ऑन क्लिक क्या है, एक इवेंट है, Yes. इसका देखें कोड क्या आ रहा है, सिंपल है। अब मैंने यहाँ पे लिंक नहीं दिया इसको, लिंक मैंने इसको क्या दिया, विंडो डॉट लोकेशन लिखा, विंडो डॉट, और उसके बाद इसको वो लिंक दे दिया मैंने। अच्छा, डबल क्लिक करने पे क्या हो, सिंगल क्लिक करने पे क्या हो, ये देखिए मैं कहता हूँ कि ऑन क्लिक के ऊपर क्या करें, ऑन क्लिक के ऊपर क्या करें कि जो दिस इज, ये लिखा दिस इज, दिस टाइम इज, ये टाइम क्या है, क्या टाइम है, देखिए क्या हो रहा है, ये फंक्शन में आपको जरूरत है, बल्कि इधर view ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमने एक बटन बनाया और बटन को क्या किया, क्लोज कर दिया, इसमें लिखा ऑन क्लिक, जब भी कोई क्लिक करे, ये देखिए इस पे क्लिक किया, द टाइम इज, क्लिक करने के बाद ये टाइम नजर आएगा, ठीक हो गया। ऑन क्लिक क्लिक करने से क्या हो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो इनर डॉट एचटीएमएल, ये एक आईडी है डेमो, इसका इनर एचटीएमएल कुछ भी नहीं है अभी, इसका इनर एचटीएमएल ये मैंने लिख दिया, ये इसका इनर एचटीएमएल है, ठीक है। ये इनर एचटीएमएल है इसका सारा, पैराग्राफ के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, मैं कहता हूँ मैं क्लिक करूँ तो इस पैराग्राफ में जो पहला लिखा हुआ वो खत्म हो जाए और ये टाइम आ जाए, तो फिर मैं क्या करूंगा कि ऑन क्लिक करें, ऑन क्लिक पे क्या हो, ये वाला कोड चले, ऑन क्लिक पे ये वाला कोड चलाना है आपको, ये जो कोड मर्जी लिखते हैं, जावा स्क्रिप्ट का कोई सा भी कोड हो, लिखना जावा स्क्रिप्ट का है, PHP का भी नहीं लिखना, हाँ PHP के जरिए से जावा स्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। हाँ मसलन यहाँ पे कोई वैल्यू है जो आपने डेटाबेस से उठाई है, तो यहाँ पे आप PHP की वैल्यू के यहाँ पे रख सकते हैं। PHP में
क्लिक करने से नहीं PHP में, ये इवेंट्स जो आएंगे ना आपके इसी में आएंगे। अच्छा यही फर्क है सर इसमें। ये इंटरेक्टिव बनाता है ना। ये ये तो जो होती है ना क्लाइंट साइड की जो लैंग्वेजेस होती है, जैसे जावास्क्रिप्ट है, HTML है, इनके थ्रू हमने पेज को मॉडिफाई करना होता है। PHP क्या होता है, वो डेटाबेस के साथ हमारा क्या करता है, कनेक्शन बनाता है, और उसके अलावा डेटाबेस से वैल्यू उठा के उसकी HTML जनरेट करवाते हैं। हमने ब्राउजर को HTML भेजते हैं, सर्वर क्या करता है, HTML के कोड को इंप्लीमेंट करता है, एग्जीक्यूट करता है, उसकी HTML बना के भेजता है। सर यही फर्क है ना, बाकी तो चीजें सेम ही है, लूप भी होती है, भी लूप होती है, बाकी कंडीशन भी होती है, मेन ये डिफरेंस है। इसके अलावा भी और बहुत सारे डिफरेंस सर ऐसा थोड़ा जस्ट है। इसमें जो मुझे है ना इसका बेसिक, कि अगर इंटरनेट होगा ना तो PHP चलेगी, कनेक्ट होगी सर्वर के साथ। इंटरनेट है तो मैं लोकल जानते हैं ना। फिर PHP को चलाने के लिए सर्वर चाहिए, इसको चलाने के लिए ये एप्लीकेशन चाहिए जिसको हम ब्राउजर बोलते हैं। जावास्क्रिप्ट को, HTML को, CSS को चलाने के लिए हमें ब्राउजर चाहिए। वो गूगल क्रोम ले लें, इंटरनेट एक्सप्लोरर ले लें, ठीक है। तो इनके वर्जन आते रहते हैं, डेटा इनकी रोजाना की बुनियादों पर चेंजेस होती रहती है, अपडेट होती है। अब ये क्या करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, इसका इनर HTML सारा उठा लेगा। उठाने के बाद फिर क्या करेगा, डेट जो है ना, डेट का एक फंक्शन है इसका, जावास्क्रिप्ट का ना, वो डेट को फिर क्या करेगा, वो डेट उठाएगा, ये सारी की सारी डेट उठाएगा। इसके बाद हम इसको पार्स कर सकते हैं कि हमने इतना हिस्सा लेना है इस डेट में से, ये इतना हिस्सा लेना है, या ये इतना हिस्सा लेना है, या फिर ये वाला हिस्सा लेना है, ठीक है। तो डेट एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, इस ऑब्जेक्ट में ये सारी चीजें हैं। जैसे ऑब्जेक्ट का करके आपने चीजें इतने कार डॉट नेम, तो आपने नेम ले लिया, तो डेट का एक ऑब्जेक्ट बना के तो आप ये टाइम भी ले सकते हैं, डेट का ऑब्जेक्ट बना के आप ये डेट भी ले सकते हैं, डेट का ऑब्जेक्ट बना के आप ईयर भी ले सकते हैं, डेट का ऑब्जेक्ट बना के डे भी ले सकते हैं, बुध है, जुमेरात है, डेट भी ले सकते हैं, 24 तारीख है, 25 तारीख है। लेकिन वो फिर आपने उसको एक्सप्लोर करेंगे फिर क्लियर हो गया ये वाला। ये ऑन क्लिक का एक है। इसी तरह ऑन डबल क्लिक होगा, ऑन क्लिक डिस्प्ले डेट का फंक्शन है, तो फंक्शन कॉल कर सकते हैं। इवेंट्स के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, फंक्शन कॉल कर सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट का, किसी और का नहीं, PHP का नहीं, ठीक है। जब आप रिएक्ट डॉट JS करेंगे ना, फिर है कि फिर आपको बहुत सारी फैसिलिटीज है, वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, बहुत ज्यादा, इवन वो सर्वर के साथ भी कनेक्ट होती है, ठीक है। रिएक्ट JS के बहुत सारे फ्रेमवर्क है, किसी भी फ्रेमवर्क में काम करते हो आप, देखे ना फेसबुक आपने कभी यूज किया, तो आपकी एक पोस्ट होती है, नीचे टाइम भी चेंज हो रहा है, आप ब्राउजर रिफ्रेश नहीं करते, किसी ने लाइक कर दिया है थर्ड कंट्री से, तो वो भी लाइक भी इधर आपको शो हो जाता है, उसी वक्त आपने ब्राउजर चेंज नहीं किया, आपने रिफ्रेश नहीं किया, चेंज हो रहा है। वो क्या है कि वो इस किस्म की जो लेटेस्ट है ना, जैसे रिएक्ट डॉट JS है, या और बहुत इसके बहुत सारे दूसरे फ्रेमवर्क आ जाते हैं, ठीक है। तो ये फायदा जो PHP है ना, इसमें रिएक्ट डॉट JS में या नोड डॉट JS में क्या फर्क है, कि PHP एक ऐसी सर्वर साइड है, और लेकिन नोड डॉट JS और जो रिएक्ट है ये सर्वर साइड भी है और क्लाइंट साइड भी है। दोनों में फर्क क्या है, जो बेसिक है, एक तो ये बता दिया कि दोनों जगह पे इंप्लीमेंट है। दूसरे नंबर पे इसका फायदा ये है कि PHP में जब आपने तस्वीरें अपलोड करनी है, तो आप एक वक्त में सिर्फ एक ही तस्वीर अपलोड करेंगे,
रिएक्ट में आप मल्टीपल तस्वीरें अपलोड कर सकते हो। मतलब 5 तस्वीरें अपलोड की हो तो 5 लाइनें बन जाएंगी जो सर्वर के साथ कनेक्ट होगी, 5 रोड्स बन जाएंगे जिनको हम थ्रेड्स बोलते हैं, वो कनेक्ट हो जाएंगे। फिर सर्वर उन पांचों का रिस्पॉन्स भी दे देगा, कौन सी फाइल कितने परसेंट अपलोड हो गई है, कौन सी फाइल कितने परसेंट रहती है, ये सारी चीजें वहाँ पे चलना शुरू हो जाएगी। तो ये जब आपने जेएसपी सीख लेनी है तो इसके बाद ये जब आपके मिड हो जाएंगे, दूसरा फाइनल हो जाएंगे, फिर मेरे पास एक स्टूडेंट है मेहरान है, तो वो रिएक्ट डॉट जेएस में एक्सपर्ट है, ठीक है, वो आपको कोर्स करवाएगा। तो कोशिश मेरी ये होगी कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही करवाए, ठीक है। बाकी उससे बातचीत कर लेंगे कि वो क्या लेता है, लेकिन जो स्टूडेंट है वो मुझसे कभी पैसे नहीं लेगा, क्योंकि मेरी कोशिश होगी चलो उसको 1000 करके ना उसको महीने का 4-5 हज़ार दें, ठीक है। लेकिन वो चूंकि लाखों रुपए सैलरी ले रहा है तो उसको जरूरत नहीं है कि वो मुझसे पैसे ले या आपसे पैसे, लेकिन फिर भी जितना हम कंट्रीब्यूट कर सके उसके लिए, अगर ले लिए ठीक है, ना लिए तो फिर रिएक्ट डॉट जेएस, नोड डॉट जेएस ये सीखना जरूरी है। फिर इसी तरह ना एक और है, मेरे ख्याल में ये है। इस वेबसाइट को आप चेक करें, हाँ हाँ ये वाली है बिल्कुल। इसके ऊपर ना हफ्ते और इतवार को ना 2 दिन के अंदर वो काफी कुछ सिखाते हैं। 500 रुपया या 1000 रुपया या 1500 से ज्यादा ये फीस नहीं देते 2 दिनों की, ठीक है। अभी मिसाल के तौर पर ये नोड डॉट जेएस के ना ये पायनियर है पाकिस्तान में। डब्ल्यू प्रेस वर्ड प्रेस का उर्दू ट्रांसलेशन कंट्रीब्यूटर है, ड्रूपल कम्युनिटी के कंट्रीब्यूटर हैं। कंट्रीब्यूटर से मुराद ये है जैसे वर्ड प्रेस की जो बेसिक फाइल्स होती है ना, जिसकी स्ट्रक्चर पे होता है तो उसमें ये चेंजिंग करके देता है। ये कंट्रीब्यूटर हैं, इनके जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं ये बला के सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। ये एक ही नहीं, पाकिस्तान में कई, इस्लामाबाद तो भरा पड़ा है सॉफ्टवेयर हाउसेस, ठीक है। इसमें फिर आप इनको बेशक कॉल कर लें, इनको ईमेल कर दें कि इसी तरह मैं हम चौथे सेमेस्टर में हैं या हम ये चीज़ सीखना चाहते हैं, हमारा नोड डॉट जेएस में या इसमें हमारा ये बंदा जो है ना इसे ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देखनी है कि इस तरह के ना आपने ये डेव कॉन फ्री वर्चुअल इवेंट है, ये 6th एनुअल डेवलपमेंट है, इस तरह की इवेंट्स आप जाया करें, ज्वाइन किया करें इन इवेंट्स को जो आपकी फील्ड के रिलेटेड, मतलब आपको नेटवर्क अच्छी लग रही है तो आप नेटवर्क की इवेंट जाए, आप पीएचपी आपको अच्छी लगती है पीएचपी, ये जो एंड्रॉयड बेस्ड है या आईओएस बेस्ड है, जो सिस्टम डेवलप होते हैं एप्लीकेशन डेवलप होती है, इवेंट्स फेसबुक पे ऊपर और ये खास तौर पर लिंक्डइन के ऊपर बहुत सारे, इनको ज्वाइन करें पाकिस्तानी जो फॉरम्स हैं, ताकि आपको आने जाने में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद है, इसके अलावा आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं पे बड़े बड़े इवेंट नजर नहीं आएंगे। इसलिए इस्लामाबाद आपसे तकरीबन 4 किलोमीटर दूर है, जो मेन एरियाज है, ठीक है। तो जिधर मर्जी चली जाए, तो ये साथ साथ बेटा सीखने, ये मेरे पढ़ाने के अलावा आपने करना है, खुद अपनी मेहनत से इन चीज़ों को सीखना है, वैसे फायदा कोई नहीं होना। अच्छा, ये कुछ कॉमन जो है आपके पास HTML इवेंट्स है ऑन चेंज चेंज के ऊपर, जैसे ड्रॉप डाउन को चेंज करते हैं, ड्रॉप डाउन को क्या करते हैं, ठीक, मैं इसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये देखो, वो सिलेक्ट होता है इसका,
इसमें कर देते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, अब मैं वो कोड लिखूँ ना इसमें, ये देखिए सर, इसको ना, ये देखिए मैंने एक ये बनाया, इसको मैं रन करूंगा तो ये वाला बन जाएगा। अब इसको मैं चेंज कर रहा हूँ ना, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ मैं इसको चेंज करूँ तो कोई और HTML का काम या इसका मैं काम करवा सकता हूँ। इसके चेंज करने पर कोई और काम हो सके, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिखता हूँ ऑन चेंज, ऑन चेंज, ठीक है। अलर्ट दिस डॉट वैल्यू, ठीक है। वो जो भी हमने अलर्ट के अंदर लिखा है ना, ये सर वो डाल ये ना, ये ना, ये भी वैसे ठीक है। ये अफगानिस्तान सेलेक्ट किया ना, अब मैं US सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, ये जो वैल्यू है ना, ये प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। अब आपने ये वाली भी प्रिंट करवा सकते हो, लेकिन मैं ये करवाना चाहता हूँ कि जब ये इसके ऊपर फंक्शन कॉल कर रहे हैं, इसके ऊपर क्या करें, फंक्शन कॉल कर रहे हैं, फिर ये देखिए हाइड किया ना, ये हाइड हो गया, ये शो हो गया, ये हाइड किया, ये क्लिक पे कर रहा हूँ ना। अब ये देखें, ये एक मैंने div लगाई है, ये मैंने क्या लगाई, div, दिस इज माय div वैल्यू, दिस इज माय, इसको मैं क्लिक करूंगा तो शो होगी, क्लिक करूंगा तो हाइड हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, एक फंक्शन कॉल किया, उसने div को उठाया, उसने क्या किया, इस div को उठाया, इस div को, पहले इसकी क्या लिखी है, विड्थ 100% है, पैडिंग, टेक्स्ट लाइन, बैकग्राउंड कलर, ये सारी चीजें मैंने उसको दे दी है। मैं कहता हूँ कि एक दफा मैं इसको रिफ्रेश कर, अभी ये नजर आ रहा है, ट्राई इट, इसको क्या किया उसने, बंद कर दिया। अच्छा, वो कहता है कि जब div को उठाओ, अगर ये x एक वेरिएबल है, उसका स्टाइल डॉट डिस्प्ले ट्रिपल इक्वल टू नन, ट्रिपल इक्वल टू नन, यानी कि उसका नन है, तो उसको ब्लॉक कर दे, उसको क्या कर दे, ब्लॉक, डिस्प्ले खत्म कर दे। और अगर डिस्प्ले बराबर अगर नहीं है तो फिर उसको क्या कर दे, अगर नन है तो ब्लॉक कर दे और एल्स नन कर दे। क्लिक करने से पहले पता करें कि वो क्या चीज है, अगर नन है तो ब्लॉक कर दे, अगर नन नहीं है तो इसका मतलब ब्लॉक होगा, जब ब्लॉक होगा तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं
इफ ये लगा दें इफ एक और होगा अगर ब्लॉक है तो बंद कर दे, अगर नन है तो ब्लॉक कर दे, अगर ब्लॉक है तो रन कर दे। तो रन टाइम पे भी आप इसकी जावास्क्रिप्ट की जो एचटीएमएल एलिमेंट की जो सीएसएस है वो चेंज कर सकते हैं रन टाइम। अगर उसका कलर ब्लैक है, ठीक है, अगर कलर उसका क्या है, हाँ, तो उसको क्या करते हैं, वाइट करते हैं, वाइट है तो ब्लैक करते हैं। तो आपने ये नेट से सर्च करना स्टाइल डॉट कलर, आगे उसका कोड भी हो सकता है, उसका वो कलर किसी भी स्टाइल में दिया जा सकता है, कोड की सूरत में, नेम की सूरत में, हेक्सा की सूरत में, ठीक है, किसी भी सूरत में वो दिया जा सकता है। अब ये इस बात की समझ लगी कि ये जो इवेंट्स हैं ये कितने सारे इवेंट्स हैं, ऑन क्लिक पे है और माउस ओवर है और माउस आउट है। मैंने ऑन चेंज आपको समझाया। ऑन माउस आउट क्या होता है, क्लिक है ना, जहाँ पे क्लिक लिखा है वहां पे ऑन माउस ओवर करते हैं। जैसा ही आपका माउस ओवर उसके ऊपर माउस जाएगा ना, जैसे ये इसके ऊपर माउस ओवर है, जैसे माउस ओवर होगा तो क्या होगा, वो इवेंट कॉल हो जाएगा, वो काम करना शुरू कर देगा, वो कोड ऑफ जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। किसी इवेंट पे हम जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, चाहे वो एक लाइन का हो, चाहे फंक्शन हो, चाहे पूरी फाइल हो। ऑन लोड के ऊपर क्या हो, जब ब्राउजर लोड कर रहा हो, ऑन की डाउन, ऑन माउस आउट, जब माउस साइड पे कर रहे हैं, द यूजर पुशेस द कीबोर्ड की। ऑन कीबोर्ड डाउन का मतलब होता है कि जब वो ये प्रेस कर रहा होता है, ये मैंने के प्रेस किया, उस वक्त क्या इवेंट हो, जब इसको छोड़ूंगा की अप के ऊपर क्या होगा, की डाउन के ऊपर क्या होगा, यानी कि लिखते हुए क्या होगा। मैं ए लिखा मैंने, तो ए को जब प्रेस किया तो उस वक्त क्या होगा, जब ए को छोड़ूंगा तो क्या होगा। आप इसको यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट हैंडलर से है, अब याद हो जाएगा, ठीक है। आज का फिर इसको याद करते हैं। ये एपीआई